राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 54 सोल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते। कह रहा है ए बी सी इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस सच दैट 2 टाइम्स ए शेयर 4 टाइम्स बी शेयर एंड 6 टाइम्स सी शेयर्स आर इक्वल। तो देखो ए बी सी तीन बंदे वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो ए का 2 टाइम शेयर है वो किसके इक्वल है? बी के 4 टाइम्स के और सी के 6 टाइम्स के। ये दो तीनों चीज़ इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब भी हमें ऐसे दे रखा हो इस फॉर्म में और हमें ए रेशो बी रेशो सी निकालना, तो हमें क्या करना होता है, जो ए है ना उसके आगे का छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा? 6 चौक 24। अब बी में ये है, बी के आगे वाला छोड़ के 4 को, 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो 12। और सी है ना, 6 को छोड़ के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए और बी वाले को। तो 2 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, हम इनका रेशो ले लेंगे। सिंपल, 4 से कर देंगे डिवाइड 6, रेशो 3 रेशो 2, ये आ गया। अब देखो हमें क्या कह रहे थे, अर्न रुपीज़ 44,000, मतलब उन्होंने टोटल 44,000 रुपये कमाए हैं इस इन्वेस्टमेंट में। तो ए का शेयर बताना हमें। ठीक है, देखो वैसे तो ए का शेयर 6 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 6 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर तो इन्हीं दोनों में से कोई सा होने वाला है। अब देखो रेशो में सम कितना 11 और एक्चुअल में कितना दे रखा है 44,000। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ गई 4,000, तो 6 की वैल्यू की इंटू 4,000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24,000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कह रहा है इफ m प्लस एन इक्वल टू 24 देन m माइनस 16 की पावर 3 प्लस n माइनस 8 की पावर 3 इज। तो देखो यहाँ पे मतलब हमें एक इक्वेशन दे रखी है और दो वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे ऐसे इक्वेशन में एक को अजूम कर लेंगे। अब देखो हमें जैसे n माइनस 8 की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना हम n को 8 ही अजूम कर लें। हमने क्या करा, दो वेरिएबल थे एक इक्वेशन थी, तो हमने क्या करा, एक वेरिएबल को हमने अपनी मर्जी से अजूम कर लिया। हमने देखा मतलब इस फॉर्म में हमें चाहिए, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इस फॉर्म में चाहिए, तो हमने क्या करा, n की वैल्यू को 8 मान लिया। ठीक है, अब अगर 8 मानेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, माइनस हो जाएगा उधर जाके। तो ये आ गया 16 माइनस 16 की क्यूब, ये आ गया 8 माइनस 8 की क्यूब, तो क्या आ गया 0 प्लस 0 यानी कि 0। सिंपल। बाकी अगर आप इसमें और कुछ भी मान के सॉल्व करोगे ना इसको, तो भी ये 0 ही आने वाला है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं इसको 7 ले लूँ, ये क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब देखो 17 में से एक गया, एक की क्यूब एक आ जाएगा, और 7 में से 8 जाएंगे, वो आ जाएगा माइनस का एक, और माइनस के एक की क्यूब -1, तो वो अगेन 0 आ गया। तो आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो, तो बेटर रहेगा आप जितना सिंपल मानोगे उतना कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है, कह रहा था एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन 20 मैचेस इज 15 and in 25 other matches is 24. What is the average score of 45 मैचेस? तो देखो शुरू के 20 मैच में तो उसका एवरेज स्कोर है 15, और लास्ट के 25 मैचेस में कितना है उसका 24। हमें निकालना है ओवरऑल 45 मैचेस में, तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 दूनी 30 यानी कि 300 टोटल स्कोर बना उसका 20 मैचों में। और अगले वाले में अब देखो 25 इंटू 25 हमें पता 625, उसमें से 25 माइनस कर दें यानी कि आ गया 600। ठीक है, अब टोटल जो रन्स बने उसके वो बने हैं 900। ठीक है, और उसने मैच कितने खेले हैं 45, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 20। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक सेकेंड। कह रहा द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर एंड द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ फीमेल रिसर्च स्कॉलर इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। तो मतलब इस टेबल में कह रहा है कि मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे और ये रिसर्च स्कॉलर्स दे रखे हैं, और उन रिसर्च स्कॉलर्स में से ये नंबर ऑफ फीमेल्स है, तो इसके जो बच जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, मेल्स आ जाएंगे। और हमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिस्टिक। अब देखो मैथमेटिक्स में टोटल थे 18 और 4 गर्ल्स हैं, तो इसमें मेल कितने आ जाएंगे 18 माइनस 4 यानी कि 14।
और स्टैटिस्टिक में देखो टोटल 12 थे और 3 फीमेल है, तो मेल कितने आ जाएंगे 9, यानी कि 14:9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। इफ द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 15%, देन द सिंगल इक्विवेलेंट रेट इज। तो देखो कह रहा है जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट पूछे ना तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, 10 + 15 माइनस में 10 × 15 डिवाइड बाय 100, मतलब ए डिस्काउंट प्लस में बी डिस्काउंट माइनस में ए इंटू बी डिवाइड बाय 100। ठीक है, जो हम सक्सेसिव वाले केस में लेते हैं सेम वही यूज़ करेंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला। ठीक है। अब ये आ गया 25, 10 से कट गया, ये 2 3, ये आ गया 1.5 ये वाली वैल्यू। अब 25 में से 1.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 23.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कह रहा है इफ 45 एंड 65 आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द थर्ड एंगल रिमेनिंग एंगल। तो देखो ये एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, इसमें एक एंगल दे रखा 45, दूसरा दे रखा 65। हमें ये पूछ रहा है जो थर्ड एंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से पता है हमें जो अदर दो एंगल्स होते हैं उनका सम ही क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है। बाकी मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। अब देखो ट्रायंगल में सम कितना होता है 180 होता है, और 65 और 45 कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। 110 प्लस में सपोज हमने इसको x मान लिया, प्लस x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 70, तो ये 70 आ गया। अब ये पूरा एक 180 डिग्री एंगल है तो ये क्या आ जाएगा 110। ठीक है, ये तो मैंने आपको करके बता दिया। बाकी अगर ऐसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल टू द थर्ड एंगल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक सेकेंड। कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसके अंदर एम एन एस पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है। पी क्यू का है एम, पी आर का है हमारा एन, और एक है एस, ये मिड पॉइंट दे रखे हमें। और कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस। इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है। तो देखो हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट। अब हमें कह रहा है जो पी क्यू है ना उसका जो मिड पॉइंट है ना वो एम है, और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स है ना तो देखो जो एम एन से क्यू आर का रेशो और पी एम से पूरा पी क्यू का रेशो और पी एन से पूरा पी आर का रेशो वो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात कहती है थ्योरम। और इनका अगर साइड्स जो है ना ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, साइड्स का स्क्वायर कर देंगे तो क्या किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया के इक्वल। दो चीज़ें यूज़ होंगी इसमें। अब देखो साइड्स का रेशो तो 1:4 है। हमने सपोज ये क्या कौन सी वाली है, फर्स्ट वाली, इसको कंसिडर कर रहे हैं हम। ये तो हो गया साइड्स का रेशो, लेकिन इसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशो आ जाएगा 1:4। अब देखो जो ये वाली साइड है वो तो पूरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, और जो ये वाली साइड है वो केवल इस वाले ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो जो ये एरिया का रेशो आया ना वो किस किस ट्रायंगल का आ जाएगा, ये तो सारे का आ गया। और ये किसका आया है, हमारा ट्रायंगल पी एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये है ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 46, यानी कि जो 4 एरिया है उसकी वैल्यू 46 है। और हमें निकालनी किसकी है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, अब 4 की वैल्यू आ गई 46, और हम और मतलब 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 3 क्या होगा हमारा ये वाला एरिया है, टोटल है 4, और ये छोटे वाला ट्रायंगल माइनस कर दिया 1 जिसका एरिया है, तो हमारा क्या आ गया 3। तो ये 4 की वैल्यू है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, 4 से कितने बार जाएगा 1, 1.5,
और फिर कितना आ जाएगा 34.5। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगला क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइंड टू द नंबर ए इन ऑर्डर फॉर द टू डिविजिबल बाय। हमें नंबर दे रखा 918762 और यहाँ पे जो है ए की हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसिडर करनी है। अब देखो 8 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट को चेक करते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग पहले सबसे स्मॉलेस्ट तो पॉसिबल है 0, हम 0 रख देते हैं। अब 0 रखा तो 56 पे गया, 8 सत्ते 56 और 42। अब ये 42 नहीं जा रहा 8 पे, तो 0 पॉसिबल नहीं है। हमने दूसरा 1 रखा, 56 पे गया तो कितना आ गया रिमाइंडर 2, 52। 52 भी नहीं करते, ये भी पॉसिबल नहीं है। 2 रखा तो कितना आ जाएगा, 56 रखा तो 6 62, ये भी पॉसिबल नहीं है। हमने 3 रखा, अब 56 पे 56 रखा, 8 सत्ते 56 तो 7 और 2 72 जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, ताकि ये डिविजिबल हो जाए 8 से 3। ठीक है, कह रहा है 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 5% ऑफ द पोल्ड वोट्स आर इनवैलिड। तो देखो जब भी ऐसा केस आए ना इलेक्शन वाला, उसमें क्या करना, हमें स्टार्टिंग में पूरा मान लेना 100% वोट्स थी, उसमें से 80% ने लोगों ने अपना वोट दिया है। ठीक है, या तो इसको परसेंटेज ये ना मान के एक्स भी मान सकते, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी। -20% ये इन्होंने वोट नहीं दिया। अब कह रहा है 5% ऑफ द पोल्ड वोट आर इनवैलिड। अब 80% वोट पड़ी है, उसमें भी 5% वोट है ना इनवैलिड होगी, मतलब कुछ किसी ने सही से वोट नहीं डाली, उस तरीके का केस है। तो मतलब एक्चुअल में वोट पोल्ड कितनी हुई, इसका भी 95% ले लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, द विनिंग कैंडिडेट गोट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन बाय अ मेजोरिटी ऑफ दिस मच। अब देखो टोटल मान लो 100 है, एक बंदे को 70% मिल रही है तो दूसरे बंदे को 30% मिलेगी। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 40% का। यही जो 40% है ना, यही वोट में मार्जिन में क्रिएट करेगा, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 36,480। यानी कि ये तो हमारी वैलिड वोट थी, उसका भी जो 40% है ना, वो किसके इक्वल है, हमारा 36,480 के। तो देखो 80 इंटू में 95/100 इंटू में 40/100 इक्वल टू 36480। ये परसेंटेज चल ही रहा है। तो देखो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गई, ये 19 टाइम्स, ये गया 20 टाइम्स। अब 4 से ये कट रहा है क्या, 4 से तो कट रहा है, 9 पे गया, फिर 1 और 2, 912। अब 19 से काटते हैं, 19 चौका 76, 4 पे गया 76 और फिर बचा कितना 152, 152 जाएगा 8 पे। ठीक है, अब 0 से इस 0 से ये, और नहीं तो इसको 80 मान लेते, ये 0 रखते हैं, इस 20 से इसको हम काट देते, 4, 4 से गया 12, ये आ गया 1200। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 1200। अब हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी 12, यानी कि 1,20,000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इलेक्शन वाले बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, तो आपको ये अच्छे से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A shopkeeper sold 5/8 of his article at a gain of 20% and the remaining the cost price. What is the gain percentage in the whole transaction? अब देखो हम मान लेते हैं टोटल, जैसे इसने 5/8 को बोला 20% पे बेचा है, हम मान लेते हैं टोटल आर्टिकल उसके पास थे 8, तो 5 को उसने 20% के प्रॉफिट में बेच दिया और बचे हुए 3 को उसने कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिया। अब देखो अगर मैं मैंने सपोज मैं बाज़ार से कुछ 70 रुपये की चीज़ खरीद के लाया और मैं उसको 70 में बेच दूँ, तो क्या हुआ, मेरे को प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, हम लगाएंगे इसमें एलिगेशन।
सपोज पहले केस में हो रहा है 20% का फ़ायदा, दूसरे केस में तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे मैं बेच दे रहा हूँ। अब 20% के कॉस्ट प्राइस मतलब प्रॉफिट पे 5 आइटम्स को बेचा और इस पे बेचा है 3 को, तो डिफरेंस कितना है 20 का। तो 20 को डिवाइड करेंगे 8 में, तो बटे में 8 इंटू में 5, ये आ जाएगा 100 बटे में 8, ठीक है। और 100 बटे में 8 हो जाएगा 50 बटे 4 यानी कि 25 बटे 2, 25 बटे 2, इसकी वैल्यू आएगी 25 बटे 2। अब 0 में से ये माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा 25/2%। और 25/2% किसकी फ्रैक्शन में किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 12 से 1/2, यानी कि 12 दूनी 24 और 1 25/2। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कह रहा है 2 pipes P and Q can fill a tank in 36 minutes and 45 minutes respectively. If the both pipe are open together, time taken to fill the tank. देखो दो पाइप है, P है 36 मिनट में भर रहा है और Q है 45 मिनट में भर रहा है। तो हम मान लेंगे एक टोटल उनकी, अब टोटल पानी कितना भरना है कैपेसिटी, वो कैसे निकाल लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। ये है 9 इंटू 5, ये है 9 इंटू में 4, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 5, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 की और इसकी आ जाएगी 5 की। और हमसे क्या पूछ रहा है टोटल टाइम, तो देखो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, वो क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। अब टोटल वर्क कितना है 9 चौक 36 पंजे 180 और डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी इनकी 5 और 4 9 की, तो 9 से कट गया 20, यानी कि जब दोनों अगर पाइप एक साथ चलेंगे तो 20 मिनट में पूरा टैंक फिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कह रहा द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5 एंड द डिफरेंस इज 210, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो दो नंबर का रेशो दे रखा है ये, और उनका डिफरेंस 5 में से 2 गए 3, रेशो के हिसाब से 3 का डिफरेंस है और वो एक्चुअल में कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 210। तो 3 की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 70, तो 2 की पूछिए जो स्मॉलर इंटू 70 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 140। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ ट्रेडर ओन्स अ मर्चेंट ₹9810 ड्यू इन 1 ईयर, बट द ट्रेडर वॉन्ट्स टू सेटल द अकाउंट आफ्टर 6 मंथ। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 9% पर एनम, हाउ मच इन रुपीज शुड ही पे। तो देखो मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यापारी पर 1 वर्ष का 980 बकाया है, मतलब ये जो वैल्यू है ना वो किसको कोरस्पॉन्ड कर रही है, उसमें हमारा प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है, क्योंकि ये उसकी अमाउंट बकाया है, ठीक है। उसने कुछ प्रिंसिपल पे लिया होगा पैसा, फिर उस पे ब्याज चढ़ गया उसका 1 साल बाद, ठीक है। और वो क्या बन जाता है हमारा अमाउंट, और वो ही हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है 9810, ठीक है। अब देखो लेकिन वो क्या चाह रहा है कि वो 6 मंथ में ही उस जो उसका पूरा वो है ना, मतलब उसको भुगतान करना है 6 मंथ में ही, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। तो प्रिंसिपल तो हमें पता है टोटल 100% होता है, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट मैं निकाल लूँगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा 1 ईयर के लिए है और 9% है, तो सिंपल इंटरेस्ट 9 अलग से ऐड हो जाएगा। तो जो अमाउंट है वो 100 प्लस में 9% है, और वो हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 9810, यानी कि 109% की जो वैल्यू है ना वो 9810 है। और ये इसका कितना टाइम्स है, इंटू 9 कर देंगे, 9 9 से 81 और 9, यानी कि 9 और 1 0, ये इसका जो 1% की वैल्यू आ गई ना यहाँ से वो आ गई 90। तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं यहाँ से, वो क्या हो जाएगा 100%, उसकी वैल्यू हो जाएगी 9000, ठीक है। अब देखो अगर वो 6 मंथ में ही उसको मतलब अपने जो उसका बकाया है अमाउंट उसको सेटल करना चाहता है, तो अब पूरे साल का इंटरेस्ट है 9, तो आधे साल का कितना हो जाएगा 4.5%,
ठीक है। और प्रिंसिपल तो हमें पता है 100 होता है, प्लस में SI, अब कितना हो जाएगा 4.5%। तो देखो 1% की वैल्यू थी 90, तो 104.5% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 90 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 से डेसिमल कैंसिल, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 36 और 4 40, 0 9 9 4 0 5, ऑप्शन नंबर डी। अगर वो 6 महीने के एंड में अपना वो जो उसका मतलब भुगतान करेगा तो वो कितने करेगा, 9405 रुपीज़। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का है। डायरेक्ट इसी में सॉल्व करते हैं। 3 3 एकम 3 और 4/3, प्लस में 4 एकम 4, 4 और 3 7/4, इंटू में 3 एकम 3 और 2 5/3, इन डिवाइड है ये 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब देखो डिवाइड है तो इसको रिवर्स करके लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/7। तो 7 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 2 बार, तो 4/3 प्लस में 5/6 आ रहा है। तो इस एक काम करते हैं, इसको भी 6 ही बना लेते हैं, फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 6 बना ले तो ये 8 बन गया, 6 LCM में ऊपर आ गया, 5 और 8 और 5 13। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो देखो 3 कंडीशंस होते हैं सॉल्यूशन की। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होगा नो सॉल्यूशन, और तीसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैंने आपको ये कैसे याद करवा रखा है, इनफाइनाइट है तो जो एक इक्वेशन में है उससे रेशो, इसमें सारे जो एक्स का वेरिएबल हो गया, वाई का वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब सब चीज़ इक्वल है। अब यूनिक पे आ जाओ, वहाँ पे क्या होगा, कुछ भी इक्वल नहीं होगा, सब अपनी धुन में चल रहे हैं, यहाँ पे सब अलग अलग चल रहे हैं। यहाँ पे नो चीज़ इक्वल, मतलब जो एक्स के वेरिएबल्स का रेशो है और वाई के वेरिएबल्स का रेशो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। अब नो सॉल्यूशन क्या है, ये बीच वाली कंडीशन है, इन दोनों के बीच वाली कंडीशन। यहाँ पे जो इनके वेरिएबल है ना एक्स के, वो तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन जो कांस्टेंट वाले वेरिएबल्स होंगे ना, मतलब कांस्टेंट का जो रेशो लेंगे ना, वो इक्वल नहीं होगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को उठाते हैं हम, 3/2 इज इक्वल टू 2/3, नहीं है इक्वल, तो आगे हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए। यही तीनों क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, तो इसको तीनों कंडीशंस को याद रखना, फिर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा पेपर। ठीक है। कह रहा है 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड 250 मीटर रन ऑन पैरेलल लाइंस, व्हेन दे रन इन सेम डायरेक्शन दे विल टेक 20 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर। तो देखो हमें उनकी स्पीड्स नहीं पता, हमें स्पीड्स ही कैलकुलेट करनी, तो हमने क्या करा, एक की स्पीड x मान लेते हैं, एक की y मान लेते हैं। दो केस बनेंगे, जब एक सेम डायरेक्शन में जा रही है तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी, और जब अपोजिट जा रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। अब देखो दोनों का मतलब ट्रेन की लंबाई तो सेम दोनों में ऐड होगी। ठीक है, ये आ जाएगा 250, और इसमें कितना टाइम लग रहा है, 20 सेकेंड्स। और दूसरे केस में कितना टाइम लग रहा है उनको क्रॉस करने में, उनको लग रहा है 5 सेकेंड। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 150 250 क्या आ जाएगा, 400, 400/20 क्या आ जाएगा, 400/20 यानी कि 20 आ गया, x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 400, 400/5 क्या आ जाएगा, 5 चौक 8, 80 आ जाएगा। तो देखो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, x माइनस वाई की वैल्यू 20 आ गई और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। तो अब देखो मैंने क्या बता रखा है, ऐसे केस बन जाए तो x की वैल्यू क्या होगी, 20 + 80/2,
और y की वैल्यू क्या होगी 80 माइनस 20 बटे में 2। यहाँ से क्या आ जाएगा 60, 60 बटे 2 30, और ये आ जाएगा 50। अब ये देखो ये हमारा सारा क्या चल रहा है, मीटर पर सेकंड में चल रहा है। और देखो मीटर पर सेकंड से अगर हमें किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। ठीक है भाई, इसको नोट कर लेना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो 30 मीटर पर सेकंड है, 18/5 से मल्टीप्लाई करा, 5 से 6, 18 6 108। तो एक ट्रेन की स्पीड तो 108 है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी कर देता हूँ मैं, 18/5 10, ये क्या आ गया 180 दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई, ये आ गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 3 sin 58 डिवाइड बाई 5 cos 32 प्लस में 2 cos 62 डिवाइड बाई 5 sin 28। तो देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, जो साइन थीटा है ना वो किसके इक्वल होता है, कोस 90 माइनस थीटा के। जैसे सपोज करो अगर मैं साइन 30 लूँ तो यहाँ पे मैं कोस 90 माइनस 30 लिखूँगा तो वो आ जाएगा कोस 60, और वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है। अब 3/5 है, हम साइन 58 को साइन 58 रहने देते हैं, और नीचे हम लिख देते हैं कोस। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको अब देखो कोस को साइन में चेंज करेंगे तो कैसे लिख देंगे, साइन 90 माइनस में 32। ठीक है, और दूसरे केस में क्या करेंगे, कोस ऊपर है 62 या 5 है, यहाँ पे क्या करेंगे साइन को बदल देंगे, कोस में कोस को क्या लिख देंगे 90 माइनस में 28। अब देखो ये क्या आ जाएगा, कोस 62 आ जाएगा माइनस करके, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइन 58 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा 3/5 प्लस 2/5, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना अच्छे से। ठीक है, कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज रिड्यूस्ड बाय ₹800 टू 720, व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज। तो देखो 800 से एक वैल्यू डिक्रीज होगी 720, तो डिक्रीज कितना हुआ है 80 का, कितने पे जो टोटल अमाउंट था, मतलब एक तरीके से इनिशियल अमाउंट थी 800, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 8 से आ गया 10, यानी कि 10% हमारा क्या हुआ है, परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, क्यू एंड आर टुगेदर कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 37.5। तो लिखते हैं इसको, पी प्लस क्यू कर रहा है 30 दिन में, और क्यू प्लस आर कर रहा है 37.5 को हम लिख सकते हैं 75/2 दिन में, और लास्ट में है आर प्लस पी, वो कितने दिन में कर रहे हैं 150 दिन में। अब क्या करेंगे हम, इनका एक कंबाइंड टोटल वर्क मान लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे फिर उससे, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 150 ही मान लेते हैं। तो 150 से कितने पे आ जाएगा 5 पे, और 75 दूनी और फिर 4, 2 से नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1। तो देखो अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी इंडिविजुअल की। हमें वैसे कैलकुलेट क्या करना है, इन हाउ मैनी डेज ऑल थ्री कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब तीनों एक साथ मिलके कितने दिन में करेंगे वो निकालना है। तो देखो इसको ऐड करते ये क्या आ जाएगा 2, पी भी 2 बार 2p प्लस 2q प्लस में 2r, और उनकी एफिशिएंसीज को भी जोड़ देते, 5 और 4 9 और 10। तो यहाँ से 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू 10। तो यहाँ से इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आ गई 5। हमें देखो अगर किसी इंडिविजुअल की पूछता कि मतलब पी कितने दिन में कर, तो हम इंडिविजुअल की निकालते, लेकिन हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं इंडिविजुअल की निकालने की। हमसे टोटल मतलब तीनों एक साथ मिलके कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क है हमारा 150, और उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है 5, तो डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 30 दिन, मतलब 30 दिन में वो क्या कर देंगे पूरा टोटल काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा अ मैन विशेस टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन अ रिवर वाटर, इन स्टिल वाटर ही टेक्स 12 मिनट्स टू कवर इट। तो देखो स्पीड क्या होती है अपनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब स्पीड तो हमें पता है नहीं इस केस में, तो डिस्टेंस हमारा है 1 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 12 मिनट। अब 12 मिनट को हम उसमें चेंज कर देते हैं आवर में, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ चाहिए हमें 1 आवर, तो यहाँ 60 से मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 5, यानी कि स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये स्पीड आ गई। अब देखो, अब वो क्या कर रहा है, बट इन फ्लोइंग रिवर ही टेक्स 13 मिनट। अब देखो, अब उसको टाइम क्या है, ज़्यादा लग रहा है। तो अब दो सिचुएशन होती है हमारे पास, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। अगर सपोज वो जिस स्पीड से जा रहा था, मतलब 12 मिनट में 1 किलोमीटर तय कर ले रहा था, अब उसको 13 मिनट लग रहे, तो मतलब इससे हम क्या अंदाज़ा लगे, वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम जा रहा है। तो अब देखो, हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ रिवर। तो जो अप स्ट्रीम वाला केस है उसमें रिलेटिव स्पीड क्या होती है हमारी, x-y। तो स्पीड क्या आ जाएगी, अब स्पीड बोट की तो हमें पता है 5, लेकिन रिवर की नहीं पता, वो y होगी। डिस्टेंस वो जा रहा है 1 ही किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अब टाइम लग रहा है उसको 13 मिनट्स। तो इसको अगेन आवर में चेंज कर लेंगे, तो 60 और यहाँ 1 आवर। ठीक है, ये आ गया हमारा 60 किलोमीटर/13 पर आवर, ऐसे आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 माइनस 60/13 = y। अब एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 65, और ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 में से 5 गई, 5/13 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ बस हमने रिलेटिव स्पीड निकाली, और वो हमने जैसे अगर यहाँ पे टाइम कम ले रहा होता तो हम कौन सा केस लेते, हम डाउन स्ट्रीम वाला केस ले लेते, लेकिन यहाँ पे अप स्ट्रीम वाले केस से सॉल्व होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा आशु कैन रो 7.5 किलोमीटर/आवर इन स्टिल वाटर, he finds that it take 4 times as much time to row upstream as it takes to row downstream. The speed of the stream. तो देखो, उसकी स्पीड दे रखी है हमें स्टिल वाटर में, तो स्पीड दे रखी है 7.5 किलोमीटर/आवर। ठीक है, और अब देखो स्पीड इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें, अगर डाउन स्ट्रीम का केस है और अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में x+y, अप स्ट्रीम में x-y। अब देखो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सपोज हमें डिस्टेंस कुछ नहीं दिया, डिस्टेंस हमें दोनों का कॉमन मान लेते हैं, वो हो गया d। स्पीड है x+y। अब दूसरे केस में क्या है, डिस्टेंस है और x-y उसकी स्पीड है, ये टाइम है। क्या कह रहा है, ही फाइंड्स इट टेक 4 times एज मच टाइम टू रो द अप स्ट्रीम। मतलब अगर उसको डाउन स्ट्रीम में सपोज 1 घंटा लग रहा है, ये हमने मान लिया, तो उसको अप स्ट्रीम में 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, यही मतलब हो गया। अब देखो, अगर जैसे उसको स्पीड अगर उसकी कम है तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर स्पीड उसकी ज़्यादा, मतलब उसको ज़्यादा ज़्यादा कम टाइम, अगर ज़्यादा स्पीड है तो उसको कम टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें यही कह रहा है। तो देखो डी तो हमने सेम मान रखा है, तो यहाँ से x+y की वैल्यू क्या आ गई, 4 × x-y के इक्वल। तो यानी कि x+y = 4x माइनस में 4y, ये उधर चला जाएगा, 5y = 3x। तो यहाँ से x/y की वैल्यू हमने वो निकाल लेते हैं, यानी कि 5/3, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमें जो स्पीड दे रखी थी बोट की वो थी 7.5 किलोमीटर, हमारी रेशो के अकॉर्डिंग आई है 5, तो इसकी वैल्यू है 7.5। तो यानी कि ये कितने टाइम्स है इसकी, मतलब किससे मल्टीप्लाई करें, 3/2 से। तो ऐसे ही हम 3 की भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 से, यानी कि 9/2, और 9/2 की वैल्यू होती है 4.5। तो हमारे क्या आ जाएगी, बोट की मतलब स्ट्रीम की स्पीड 4.5 किलोमीटर/आवर।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। इसमें बस ये थोड़ा समझने वाला है, जो ये वाली लाइन है ना, एक बार लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज समझ आते ही ईजिली हो जाएगा। ठीक है, कह रहे द मार्क प्राइस ऑफ अ ग्राइंडर was rupees 3000 and the dealer offered successive discount of this much and this, और उसने कितने में बेचा, मतलब 3000 का उसका मार्क प्राइस था, उसने दो डिस्काउंट दिए, 20% का डिस्काउंट और 15% का डिस्काउंट, तो वैल्यू आ जाएगी 80/100, और मतलब बेचा कितना होगा 85/100। सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, अब कितना आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेते हैं। 3 का मल्टीपल आने वाला है, तो 3 का मल्टीपल कौन सा, तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, अब इन्हीं दोनों में से कोई सा होने वाला है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 85 इंटू में 8 करेंगे, 8×5 = 40, 8×8 = 64, 64 और 68, इंटू में 3, 0, 8×3 = 24, 6×3 = 18 और 2 20, यानी कि 2040 में वो मतलब उसको बेच देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ABC is inscribed in a circle with center O. If AB equal to 35, PC equal to this much, और AC की वैल्यू निकालनी है हमें, मतलब एक ट्रायंगल है ऐसे ABC, और वो किसके अंदर सब्सक्राइब्ड है, एक सर्कल के अंदर, तो वो सर्कल कैसे रहा होगा, ऐसे, मतलब ये पूरा कंप्लीट सर्कल हो गया। ठीक है, और हमें दे रखा है ABC, और हमसे क्या पूछ रहा है, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो ये पूरा एक सेमी सर्कल बन रहा है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सर्कम रेडियस। ठीक है, अब देखो, और ये क्या होगा, जो ये हाइपोटेन्यूज होती है ना, उसका सीधा सीधा ये हाफ हो जाएगा, यानी कि जो रेडियस होगा वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का हाफ सर्कम रेडियस के केस में, यानी कि AC/2, और AC कितनी दे रखी है हमें, 37/2, यानी कि 18.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका अपना सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये इसका सेंटर दिया हुआ ओ। ठीक है, और अगर इन रेडियस पूछता, तो इन रेडियस क्या होता है, एक सेकंड में इसको बंद, इन रेडियस जो अंदर ट्रायंगल बनता है ना, उसका जो रेडियस पूछता, वो यहाँ से देखो सपोज यहाँ तक होता, तो वो होता है स्मॉलर, वो होता है इन रेडियस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सर्कम रेडियस, वो सिंपल हाइपोटेन्यूज का हाफ हो जाए, और जो स्मॉल आर होता है इन रेडियस, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2, ये उसका फॉर्मूला, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, दोनों पेपर में आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है और ये वाला भी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹800, ऑन वन परचेज आइटम डिस्काउंट 15%, ऑन परचेज ऑफ 4 आइटम डिस्काउंट 38%, और 5 अगर आइटम राजेश श्री बाय कर रहा है, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट। तो देखो, इसको करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन ऐसे केस में मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ एलिगेशन को। तो एलिगेशन से सॉल्व करते हैं, मान लो एक आइटम पे 15% का डिस्काउंट है, और 4 पे 38% का, यानी कि इस रेशो में डिवाइड हो रहे हैं ये, एलिगेशन लगा देंगे। अब देखो डिफरेंस कितने का इन दोनों के बीच में, 23 का। ठीक है, 8 में से 5 गए 3, और 3 में से गए 2, 23 का। अब 23 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना 5 में, तो यानी कि 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.6, तो एक की वैल्यू हमारी 4.6। अब 38 में से 4.6 गए तो पॉइंट का 4, और 7 में से 4 गए 3, 33, यानी कि 33.4% क्या आ जाएगा इनका इफेक्टिव डिस्काउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एलिगेशन से बेस्ट रहते हैं क्वेश्चन, सिंपल इजीली हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्या कह रहा है, पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%. If a student who got 210 marks failed by 14 marks, what are the maximum marks of the examination? अब देखो 35% कह रहा है पास परसेंटेज है, लेकिन जो एक बंदा है स्टूडेंट है उसके 210 नंबर आए वो लेकिन फेल हो जाता है कितने से, 14 मार्क्स से. यानी कि अगर उसके 14 मार्क्स और आ जाते तो पास हो जाता. तो जो पासिंग परसेंटेज है वो 35, वो कितने के इक्वल हो जाएगी, 210 प्लस में 14 के. और हमसे मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100%. तो यहाँ से 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें जोड़ देंगे 2 डिवाइड बाई 35. तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे. ठीक है. अब 5 से गया, 7 से नहीं, 5 से काटा तो 7, 5 से काटा तो ये कितना आ जाएगा, 20. अब 7 से 3, एक 21, एक 14, 32, 32 दूनी 64, 640. ऑप्शन नंबर डी. और यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म. धन्यवाद. एंड लाइक एंड शेयर एज वेल.